दोस्तों, केमिस्ट्री ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार झा, केमिस्ट्री व्याख्याता आपको IUPAC नोमेनक्लेचर बता रहा था। दोस्तों, अब तक अपन ने IUPAC नोमेनक्लेचर में 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज अपना जो IUPAC नामांकन का है वो पार्ट 3 है। दोस्तों, अब तक अपन ने जो IUPAC के नामकरण के नियम थे तथा इसके अलावा अपन ने किस समूह को क्या कहा जाता है इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। अब हम दोस्तों यहाँ ये पढ़ने वाले हैं कि अपना जो IUPAC नियम है वो IUPAC नाम के अंदर IUPAC का जो नाम है उस नाम के क्या क्या भाग होते हैं। तो IUPAC नाम में दोस्तों 5 भाग होते हैं मुख्य रूप से। जैसे कि मैं IUPAC नाम की बात करूँ तो सबसे पहले जो IUPAC नाम में क्या लगाया जाता है, तो सबसे पहले जो IUPAC नाम के अंदर जो लगता है दोस्तों, तो वो होता है दोस्तों प्राथमिक पूर्व लग्न। इसके बाद में क्या लिखा जाता है दोस्तों, इसके बाद में लिखा जाता है द्वितीयक पूर्व लग्न। द्वितीयक पूर्व लग्न। इसके बाद में क्या लिखा जाता है दोस्तों, पहले प्राथमिक पूर्व लग्न, उसके बाद में द्वितीयक पूर्व लग्न। इसके बाद में लिखा जाता है दोस्तों मुख्य श्रृंखला का नाम। क्या लिखते हैं दोस्तों, मुख्य श्रृंखला का नाम, रूट वर्ड लिखते हैं दोस्तों। इसके बाद क्या लिखा जाता है, तो इसके बाद लिखते हैं दोस्तों प्राथमिक अनुलग्न। अनुलग्न। और इसके बाद में क्या लिखते हैं दोस्तों, इसके बाद में लिखा जाता है द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न। दोस्तों, IUPAC नाम के अंदर मुख्य रूप से 5 भाग हैं। पहला है प्राथमिक पूर्व लग्न, द्वितीयक पूर्व लग्न, फिर है मुख्य श्रृंखला का नाम और फिर है प्राथमिक अनुलग्न और बाद में लिखते हैं दोस्तों द्वितीयक अनुलग्न। अभी मैंने क्या लिखा दोस्तों, एक तो लिखा पूर्व लग्न और एक लिखा अनुलग्न। पूर्व लग्न पहले लगने वाला लग्न, जिसे हिंदी में अपन ने अब तक उपसर्ग के नाम से जानते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं जो दोस्तों, ये शब्दों से पहले लगने वाले को उपसर्ग कहते हैं। तो वही केमिस्ट्री में जो मुख्य श्रृंखला है उससे पहले जो कुछ भी लिखा जाता है वो दोस्तों पूर्व लग्न कहलाता है। पूर्व लग्न 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, प्राथमिक और द्वितीय। हिंदी में जिस तरह से प्रत्यय पढ़ा था कि वो शब्दों के बाद में लगता है, सेम उसी तरह से अपने जो शब्दों के बाद में लगता है उसे अनुलग्न बोलते हैं। और ये अनुलग्न भी कितने होते हैं दोस्तों, 2 होते हैं। एक होते दोस्तों प्राथमिक अनुलग्न और एक होते दोस्तों द्वितीयक अनुलग्न। अब अपन बात करते हैं प्राथमिक अनुलग्न किसे कहते हैं। वैसे मैंने आपको इन सब का नाम पहले लिखवा रखा है। जैसे कि आपको मैंने लिखवाया दोस्तों फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, जो आपको मैंने प्रतिस्थापी के रूप में लिखाया था वो सब इसमें आ जाएगा। मैंने लिखाया था नाइट्रो, मैंने लिखाया था दोस्तों CH3, मैंने लिखाया था OCH3, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, मैथिल और मैथोक्सी। दोस्तों ये सारे के सारे क्या होते हैं दोस्तों, प्राथमिक पूर्व लग्न। ये सारे के सारे क्या होते हैं दोस्तों, प्राथमिक पूर्व लग्न। अब आपको जैसे द्वितीयक पूर्व लग्न क्या होते हैं, तो दोस्तों द्वितीयक पूर्व लग्न के अंदर आपने नाम सुना होगा साइक्लो शब्द का। तो द्वितीयक पूर्व लग्न के अंदर जो लिखा जाता है दोस्तों वो होता है साइक्लो। क्या लिखते हैं दोस्तों, साइक्लो। और क्या लिखते हैं, क्या और भी द्वितीयक पूर्व लग्न होते हैं? बिल्कुल होते हैं दोस्तों। एक होते हैं स्पाइरो, एक होता है दोस्तों स्पाइरो। और क्या होता है दोस्तों, बाइसेक्लो। दोस्तों साइक्लो सब अपन 10th में ही पढ़ लेते हैं, जबकि स्पाइरो और बाइसाइक्लो दोस्तों अपने 11वीं 12वीं के जो सिलेबस में है उसमें नहीं है, किंतु 11वीं 12वीं के सिलेबस में नहीं है, किंतु जो आप कंपटीशन लेवल या हायर एजुकेशन पढ़ते हैं तो वहाँ ये सारी चीजें आ जाती हैं। मुख्य श्रृंखला का नाम क्या होता है दोस्तों, तो आपको श्रृंखला चेन में श्रृंखला का नाम मैंने कई लिखा है दोस्तों, 1 से लेकर के 100 कार्बन तक की चेन लिखी थी। जैसे मुख्य कार्बन में अगर यदि 1 है तो उसके लिए क्या लिखाया था, मैथ। उसके लिए क्या लिखा था दोस्तों, मैथ।
अगर 2 कार्बन है तो उसके लिए लिखा था दोस्तों H, 3 कार्बन है तो उसके लिए लिखाया था दोस्तों प्रो। इस तरह से दोस्तों आपको मैंने 100 तक लिखा है। इस तरह से दोस्तों आपको कितने तक लिखाए थे, 100 तक लिखाया गया था। अब अपन बात करते हैं दोस्तों प्राथमिक अनुलग्न किससे कहते हैं। आपने नाम सुना होगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो प्राथमिक अनुलग्न 3 होते हैं दोस्तों। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो उसके लिए लगते हैं एन। उसके लिए क्या लिखते हैं दोस्तों, एन। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए दोस्तों तो उसके लिए इन लगाते हैं। और कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसके लिए लिखते हैं दोस्तों आइन। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, आइन। ये था दोस्तों प्राथमिक अनुलग्न। अब द्वितीयक अनुलग्न क्या होते हैं। द्वितीयक क्या होता है, मेन होता है जो क्रियात्मक समूह लिखाया था मैंने, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह के अनुलग्न जो आपको लिखाए हैं दोस्तों। क्रियात्मक समूह के जो अनुलग्न होते हैं वो सारे के सारे द्वितीयक अनुलग्न में आते हैं। जैसे कि मैंने लिखाया था ओइक अम्ल। क्या लिखाया था दोस्तों, ओइक अम्ल। अब जो द्वितीयक अनुलग्न होते हैं दोस्तों ये भी 2 प्रकार के होते हैं। ये भी कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 2 प्रकार के होते हैं। यानी द्वितीयक अनुलग्न कितने प्रकार के दोस्तों, 2 प्रकार के। तो द्वितीयक अनुलग्न में अपन बात कर रहे हैं, द्वितीयक अनुलग्न 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जो अनुलग्न होता है दोस्तों, एक होता है सामान्य, एक तो होता है क्या, सामान्य, और एक होता है दोस्तों विशिष्ट। एक होता है दोस्तों विशिष्ट। द्वितीयक अनुलग्न कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सामान्य द्वितीयक अनुलग्न और एक होते हैं दोस्तों विशिष्ट द्वितीयक अनुलग्न। विशिष्ट द्वितीयक अनुलग्न किसके होते हैं दोस्तों, विशिष्ट द्वितीयक अनुलग्न जो होते हैं वो केवल और केवल कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह के लिए। द्वितीयक अनुलग्न दोस्तों किसका होता है, केवल और केवल कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह के लिए। जैसे कि मैं पूछूं कि बताओ COOH के लिए अनुलग्न कौन सा लगेगा, तो COOH के लिए दोस्तों मैंने 2 प्रकार के अनुलग्न बताए थे, एक सामान्य और एक विशिष्ट। सामान्य में लिखाया था मैंने ओइक। क्या लिखाया था दोस्तों, ओइक अम्ल। जबकि विशिष्ट में एक और लिखाया था, विशिष्ट में लिखाया था कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये दोस्तों जो सामान्य का है और ये आपका विशिष्ट का, और ये समूह है आपका COOH। दोस्तों इसमें अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था, प्राथमिक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न, मुख्य श्रृंखला का नाम, प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न। दोस्तों हमेशा याद रखें कि ये जो चीजें लिखी है मैंने, ये एक ही यौगिक में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो ये दोस्तों याद रखें। अब अपन दोस्तों एक बार आप इसे कॉपी कर लें, तब तक देखते हैं अपन। दोस्तों अब अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं COOH समूह का नामकरण। दोस्तों इसमें आपको मैंने अब तक बता दिया है कि इसका जो अनुलग्न होते हैं वो एक होता है ओइक अम्ल और एक होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। जो पूर्व लग्न होता है दोस्तों वो होता है कार्बोक्सिल। अब अपन बात कर रहे हैं कि ओइक अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल कब काम में लेना है। दोस्तों अगर यदि एक COOH समूह है अथवा 2 है, एक COOH समूह है अथवा 2 है, तो उस स्थिति में आपको COOH का जो नाम है वह ओइक अम्ल के रूप में लेना है। अभी अपन बात कर रहे हैं अगर COOH समूह दोस्तों, उदाहरण में यहाँ रख रहा हूँ दोस्तों, उदाहरण अपन पढ़ने वाले हैं एक एक करके। अगर यदि मैं यहाँ COOH समूह किसी हाइड्रोजन से कनेक्ट कर दिया, किसी कार्बन से कनेक्ट कर दूं, तो देखो इसका क्या नाम होगा दोस्तों, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, मैथेन। एक कार्बन के लिए एल्केन कौन सा होता है दोस्तों, मैथेन। और COOH के लिए क्या लिखते हैं, ओइक अम्ल। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मैथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा दोस्तों, मैथेनोइक अम्ल। अब बात करते हैं एक और कार्बन जोड़ दे तो क्या होगा, कितने कार्बन हो गए, एक और एक
दो कार्बन के लिए क्या आएगा दोस्तों, एथेनोइक अम्ल। क्या आएगा दोस्तों, एथेनोइक। इसी तरह से दोस्तों CH3CH2CH का क्या नाम होगा दोस्तों, कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन का क्या होता है दोस्तों, प्रोपेनोइक अम्ल। 4 कार्बन के लिए क्या होगा दोस्तों, CH3CH2CH2COOH। 4 कार्बन के लिए कितना होगा दोस्तों, 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए मुख्य श्रृंखला क्या बताया था, मुख्य श्रृंखला के लिए बताया था ब्यूट। क्या बताया था, ब्यूट। 4 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, एल्केन क्या होता है, तो ब्यूटेन। 4 कार्बन के लिए एल्केन क्या लगता है, ब्यूटेन, क्योंकि प्राथमिक के जो पूर्व लगने हैं वो एल लगता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ एकल बंध है, ये भी एकल बंध है, ये भी एकल बंध है, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंध है, एकल बंध है, इसलिए इसके आगे जो प्राथमिक अनुलग्न जो लगेगा वो एल लगेगा। अब COOH के लिए अनुलग्न क्या लगाते हैं, ओइक अम्ल, तो आ जाएगा दोस्तों ब्यूटेनोइक अम्ल। इसी तरह से दोस्तों पेंटेनोइक अम्ल, हेक्सेनोइक अम्ल, हेप्टेनोइक अम्ल, ऑक्टेनोइक अम्ल, इस तरह से आगे चलता जाएगा दोस्तों। उदाहरण ज्यादा नहीं ले रहा हूं दोस्तों, 4-5 उदाहरण है, आपको इससे समझ में आ जाएगा दोस्तों। अब अपन बात कर रहे हैं क्या और भी होते हैं क्या, तो बिल्कुल, अगर ये किसी वलय से जुड़ जाए, जैसे मैंने 3 कार्बन का एक वलय ले लिया दोस्तों और इस वलय से मैंने जोड़ दिया COOH। तो देखो दोस्तों 1 2 3, 3 कार्बन के लिए लगाते हैं दोस्तों साइक्लो, और 3 कार्बन के लिए जो एल्केन होता है वो दोस्तों प्रोपेन होता है। क्या होता है, प्रोपेन। और COOH समूह जब दोस्तों किसी वलय से जुड़ जाए, किसी दोस्तों क्या हो जाए, वलय से जुड़ जाए, तो उस COOH समूह का जो नाम होता है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। क्या होता है दोस्तों, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। आगे बात समझ लो दोस्तों। अब अपन बात करते हैं क्या और भी होते हैं, तो देखो दोस्तों ये मैंने 6 कार्बन का एक वलय जोड़ दिया और इसके ऊपर मैंने COOH समूह लगा दिया। 6 कार्बन के वलय को क्या बोलते हैं दोस्तों, साइक्लोहेक्सेन। क्या बोलते हैं दोस्तों, साइक्लोहेक्सेन। और इसके ऊपर COOH समूह जोड़ दिया, इसका मतलब साइक्लोहेक्सेन क्या होगा, ओइक अम्ल होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा दोस्तों। क्या होता है यार, जब ये वलय से जुड़ा हो तो उसके लिए क्या लेना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना है। ये भी किससे जुड़ा हुआ है, वलय से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम भी क्या होगा, इसका नाम साइक्लोहेक्सेन और इसका नाम क्या होगा दोस्तों, कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। इसका मतलब इसका नाम हो गया साइक्लो। इस हिसाब से समझ जाओगे दोस्तों, साइक्लोहेक्सेन और COOH के लिए क्या लेना है दोस्तों, कार्बोक्सिलिक अम्ल। आगे दोस्तों अब अपन बात कर रहे हैं क्या और भी होता है क्या, बिल्कुल दोस्तों। अब अपन बात करेंगे कि अगर यदि एक के बजाय 2 आ जाए, एक के बजाय 2 COOH समूह आ जाए तो क्या लिखते हैं दोस्तों, तो अपन बात कर रहे हैं एक कार्बन CH2COOH। एक सेकंड दोस्तों, एक बार मैं इसे रख कर देता हूं। हाँ दोस्तों अपन बात कर रहे हैं अगर यदि 2 COOH समूह आ जाए तो क्या होगा, तो देखो दोस्तों 2 COOH समूह यानी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। दोस्तों इसका जो नाम होता है डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल में, ये जो बिल्कुल सिंपल सा लिख रहा हूं दोस्तों, एक तो होता है CH2COOH और एक होता है COOH। और यहाँ जो CH2 है इसकी पावर में लगा देता हूँ m। दोस्तों n का मान अलग अलग हो सकता है, n का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो दोस्तों इनके मान क्या हो सकता है, n = 0 1 0 1 2 3 4, इस तरह से कुछ भी हो सकता है दोस्तों। अब अपन बात कर रहे हैं दोस्तों n का मान अगर 0 हो जाए, n का मान दोस्तों क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो क्या लगते हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला लगता है दोस्तों, आपको याद भी होगा, ओम्स गेट।
ओम्स गिब्स का फॉर्मूला लगता है दोस्तों। और ये जो फॉर्मूला है दोस्तों, ये है सामान्य नाम के लिए। किसके लिए दोस्तों? सामान्य नाम के लिए। अगर आपको सामान्य नाम लिखना है तो ओम्स गिब्स का, अगर n का मान 0 है तो O आएगा ऑक्जेलिक अम्ल, n का मान 1 है तो मेलेनोइक अम्ल, n का मान 2 है तो सक्सेनिक अम्ल, n का मान 3 है ग्लूटेरिक अम्ल, n का मान 4 है एडिपिक अम्ल, n का मान 5 है पामेटिक अम्ल और n का मान 6 है तो सुबेरिक अम्ल। पहले वाला सक्सेनिक अम्ल है, बाद वाला सुबेरिक अम्ल है, ये याद रखना। जैसे कि दोस्तों मैंने लिखा COOH, COOH, n का मान क्या है 0, n का मान क्या है दोस्तों 0, 0 है तो इसको नहीं लिखना, अपने को याद रखना। तो n का मान, इसका सामान्य नाम क्या होगा दोस्तों? सामान्य नाम, तो सामान्य नाम होगा दोस्तों ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। सामान्य नाम में क्या होगा दोस्तों? ऑक्सैलिक अम्ल। IUPAC में क्या होगा दोस्तों? कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। कितने कार्बन है दोस्तों? 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए क्या लगता है? एथेन। 2 कार्बन के लिए क्या होगा दोस्तों? एथेन। देखो 2 कार्बन के लिए एथ होता है, लेकिन दोनों को दोनों क्या है? एकल बंध से जुड़ा हुआ, इसलिए जो अनुलग्न लगेगा वो L लगेगा दोस्तों, एथेन। और 2 COOH के लिए क्या लगाते हैं? 2 समान समूह है तो डाई, और 1 COOH के लिए क्या बोलते हैं दोस्तों? ओइक, तो डाई ओइक अम्ल, डाई ओइक अम्ल। इसी तरह से दोस्तों अगर मैंने लिख दिया CH2 COOH COOH, n का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 8, n का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 1, और 1 के लिए क्या बताया था? मेलेनोइक अम्ल। n का मान 1 हो तो क्या आ जाएगा? मेलेनोइक अम्ल। ये कौन सा नाम है दोस्तों? सामान्य नाम है, मेलेनोइक अम्ल। अब दोस्तों इसका IUPAC नाम क्या होगा दोस्तों? तो IUPAC में क्या है दोस्तों? कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या होता है दोस्तों? प्रोपेन। 3 कार्बन के लिए प्रो, सिंगल बंध से जुड़े हुए इसलिए N, तो प्रोपेन। और 2 COOH समूह है तो नाम हो जाएगा दोस्तों प्रोपेनोइक, प्रोपेन डाइओइक अम्ल। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रोपेन डाइओइक अम्ल। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, n का मान 2 आ जाए। n का मान क्या आ जाए दोस्तों? 2 आ जाए। CH2 COOH CH2 COOH, n का मान कितना है दोस्तों? 2 है। n का मान कितना दोस्तों? 2 है। अगर n का मान 2 है तो 2 के लिए क्या बताया था? सक्सेनिक अम्ल। यहाँ n का मान कितना दोस्तों? 0, n का मान कितना दोस्तों? 1, और n का मान कितना दोस्तों? 2। n का मान अगर 2 है तो 2 के लिए बताया अभी सक्सेनिक अम्ल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? सामान्य नाम सक्सेनिक अम्ल। n का मान 2 हो तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका नाम सक्सेनिक अम्ल। जबकि IUPAC में कितने कार्बन है दोस्तों? 4। कितने कार्बन है? 4, 1 2 3 4। 4 के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूट, और सारे के सारे सिंगल बंध से हैं, एकल बंध से जुड़ा हुआ, इसलिए इसका नाम क्या होगा दोस्तों? ब्यूटेन डाइओइक अम्ल। क्या नाम होगा दोस्तों? ब्यूटेन डाइओइक अम्ल, ब्यूटेन डाइओइक अम्ल। अब बात करते हैं दोस्तों n का मान, इससे और ज्यादा लिखते हैं तो क्या होगा दोस्तों? एक बार अपन इसे रफ कर देते हैं। n का मान दोस्तों अगर 2 तक तो लिख दिया, n का मान अगर 3 हो, n का मान क्या हो जाए दोस्तों? 3 हो जाए तो क्या लिखेंगे? CH2 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 COOH और COOH। देखो n का मान के लिए क्या लिखा था? OMSG, G फॉर ग्लूटेरिक अम्ल बताया था। n का मान 3 आ जाए तो इसका सामान्य नाम क्या होगा दोस्तों? ग्लूटेरिक अम्ल, ग्लूटेरिक अम्ल। और IUPAC में क्या होगा दोस्तों? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। 3 तो n वाला है और 2 COOH के लिए है, तो 5 के लिए क्या लगाते दोस्तों? पेंट। 5 के लिए क्या लगाते दोस्तों? पेंट। और पांचों के पांचों क्या है? एकल बंध से जुड़ा हुआ है, इसलिए नाम हो जाएगा, एकल बंध हो तो n लगाएंगे, इसलिए नाम हो जाएगा दोस्तों पेंटेट। और 2 COOH समूह है इसलिए इसका नाम क्या बताया? डाइओइक अम्ल, डाइओइक अम्ल।
अब अपन बात कर रहे हैं दोस्तों n का मान क्या आ जाए 4 और n का मान 5। तो देखो दोस्तों n इज इक्वल टू कितना आ जाए 4, n इज इक्वल टू आ जाए 5 और n इज इक्वल टू क्या आ जाए दोस्तों 6। n इज इक्वल टू 4 CH2 CH2 COOH। 4 के लिए अभी क्या नाम बताया दोस्तों, तो 4 के लिए मैंने बताया था एडीपी अम्ल। आपने नाम पहले भी सुना होगा, जब नायलॉन 6 का संश्लेषण करते 10th क्लास में तो आपने नाम लिखा होगा हेक्सामेथिलीन डाइअमीन एंड एडीपी अम्ल का बहुलीकरण करवाते हैं। तो यहाँ वही है 4 एडीपी अम्ल में 6 कार्बन होते हैं तो 2 COOH के, बाकी n का मान 4 है तो इसका नाम क्या रखेंगे दोस्तों एडीपी अम्ल। और इसका IUPAC नाम तो 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए क्या होता है दोस्तों हेक्स और सारे एकल बंध से जुड़े हुए इसलिए इसका नाम होगा हेक्सेन डाइओइक अम्ल। अब बात करते हैं दोस्तों n का मान क्या हो जाएगा 5, तो n का मान 5 तो CH2 5 कार्बन के लिए अभी मैंने क्या बताया 5 के लिए P4 पामेटिक अम्ल। तो देखो दोस्तों क्या होगा P4 पामेटिक अम्ल और कुल कितने कार्बन है, कुल 7 कार्बन है। 7 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा हेप्टेनोइक अम्ल। n का मान अगर दोस्तों 6 ले लिया जाए 6 के लिए क्या बताया था सुबेरिक अम्ल। एस फॉर सुबेरिक अम्ल, तो इसका नाम सामान्य जो नाम हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सुबेरिक अम्ल। और IUPAC में क्या बोलेंगे दोस्तों, टोटल कितने कार्बन हो जाएंगे 6 और 2 COOH के टोटल हो जाएंगे 8 कार्बन। टोटल कितने हो जाएंगे 8 कार्बन। 8 के लिए क्या लगाते हैं ऑक्ट। 8 के लिए क्या लगाते हैं दोस्तों ऑक्ट। सारे एकल बंध से जुड़े हुए इसलिए नाम हो जाएगा ऑक्टेन। इसलिए क्या नाम हो जाएगा दोस्तों ऑक्टेन। और जो COOH है इसके लिए 2 है इसलिए मैं क्या लगाऊंगा डाइओइक अम्ल। ये था दोस्तों अभी अपन ने जो COOH समूह है उसका अपन ने अनुलग्न वाला जो पार्ट है वो अपन ने पढ़ लिया है, या तो ओइक अम्ल हो अथवा कार्बोक्सिलिक अम्ल हो। अभी आपने देखा अगर यदि COOH समूह श्रृंखला में सम्मिलित हो जा रहा है जिसे आप काउंटिंग में कर रहे हैं, गिन पा रहे हैं, उसे नंबर दे पा रहे हैं, उसे मुख्य श्रृंखला में सम्मिलित कर पा रहे हैं, तब तो दोस्तों COOH के लिए जो अनुलग्न है वो लेना आपको ओइक अम्ल है। अगर यदि किन्हीं कारणवश आप उसे मुख्य श्रृंखला में सम्मिलित नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए आपको अनुलग्न लेना है दोस्तों कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब अपन बात कर रहे हैं जो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया तो इसके बाद में अपन बात करेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। एक बार आप इसे नोट कर ले दोस्तों, वीडियो को पॉज करके दोस्तों नोट कर लें। अब अपन बात करें दोस्तों तीसरे नंबर पर जो इसका वर्गीकरण जो नामकरण का पार्ट आ जाएगा वो है ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल में दोस्तों कितने COOH समूह होंगे तो आपको याद रहना चाहिए 3 COOH होंगे। कितने होंगे दोस्तों 3। अब जो अपना है वो है ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। दोस्तों एक सिंपल सा इसका उदाहरण है CH2 यहाँ भी COOH है, यहाँ भी COOH है और यहाँ भी COOH है। दोस्तों इसके 2 नाम है, एक तो न्यू सिस्टम है और एक है ओल्ड सिस्टम है। न्यू सिस्टम जो है इसका दोस्तों इसमें क्या किया जाता है जो आपके COOH समूह है उसको पूरा को बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि आप इसे किसी भी तरह से नामकरण कर लें दोस्तों तीनों COOH समूह किसी भी स्थिति में मुख्य श्रृंखला में सम्मिलित नहीं हो सकता है। इसलिए मैं जो नवीन सिस्टम है वो नवीन सिस्टम के अनुसार इसका जो श्रृंखला चयन किया है वो 3 कार्बन का है और 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं दोस्तों प्रोपेन। क्या लिखते हैं दोस्तों प्रोपेन। और ये 1 नंबर पे है, ये 2 पे आ जाएगा और ये 3 पे आ जाएगा, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल।
ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक क्यों लिया दोस्तों? क्योंकि ये जो COOH समूह है मुख्य श्रृंखला में सम्मिलित नहीं हो रहा है। ये कौन सा सिस्टम है? नवीन पद्धति है। कौन सा पद्धति है दोस्तों? नवीन पद्धति है। अगर इसको ओल्ड पद्धति में लिखा जाए, किस पद्धति में लिखा जाए दोस्तों? ओल्ड सिस्टम में, जो 1990 से पहले का सिस्टम था। तो इस सिस्टम में क्या करते दोस्तों, एक बार मैं इसी श्रृंखला को वापस बना देता हूँ। CH2 CH CH2 COOH COOH और COOH। तो दोस्तों देखो ओल्ड सिस्टम में क्या करते हैं दोस्तों, इसको 5 श्रृंखला की चेन बना देते हैं। और ये जो समूह है दोस्तों, ये अब आपका क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापी रूप में चला जाएगा। तो दोस्तों देखो ये प्रतिस्थापी के रूप में आ जाए, पूर्ण लिंग के रूप में आ जाए। क्या बताया मैंने? कार्बोक्सी बोलते। तो ये कितने पे जुड़ा हुआ? तो अंकन देखेंगे दोस्तों, किधर से भी करें तो ये 3 नंबर पे भी आएगा। तो इसका नाम रखूंगा मैं 3 कार्बोक्सी। और कितने कार्बन की चेन बन गई दोस्तों? 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए क्या होता है? पेंट। और सारे के सारे एकल बंध से जुड़े हुए हैं, इसलिए नाम हो जाएगा पेंटेन। और 2 COOH है, इसलिए उसका नाम हो जाएगा डाइओइक अम्ल। ओइक अम्ल क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि ये जो COOH समूह ये अभी मुख्य श्रृंखला में सम्मिलित हो चुका है। किसमें सम्मिलित हो चुका है दोस्तों? मुख्य श्रृंखला में सम्मिलित हो चुका है। इसी तरह से एक और लिखते हैं अपन, CH2 CH2। यहां मैंने लिख दिया CH2 COOH CH2 COOH CH2 COOH। दोस्तों इसको मैंने इस सिस्टम के अनुसार सेलेक्ट कर लिया। अब देखो दोस्तों इसका क्या नाम हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। 7 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे दोस्तों? है। क्या लिखेंगे दोस्तों? है। 2 OH समूह है, 7 कार्बन के लिए है। पहले इसमें क्या ये एकल बंध से जुड़े हुए हैं, तो सारे कार्बन दोस्तों एकल बंध से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम होगा हेप्टेन। क्या नाम होगा दोस्तों? हेप्टेन। 2 OH समूह है, तो इसका नाम हो जाएगा डाइओइक अम्ल। अब ये जो समूह बीच में आया दोस्तों CH2 COOH, इसको दोस्तों यहाँ जो COOH समूह है इसको मैथिल समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मैथिल। अब अगर यदि यहाँ C2H4 होता है तो उसको एथिल बोलते हैं। इसी तरह से प्रोपिल ब्यूटिल आगे से आगे चलता जाता है और इसको बोलते हैं कार्बोक्सी। क्या बोलते हैं दोस्तों? कार्बोक्सी। तो इसका नाम हो जाएगा मैथिल कार्बोक्सी। और ये मैथिल कार्बोक्सी जुड़ा कितने पे है? तो किधर से भी गिनती कर लो दोस्तों, ये 4 नंबर पे ही जुड़ा हुआ। तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों 4 मैथिल कार्बोक्सी। तो ये था दोस्तों आज अपन ने अभी तक कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में पढ़ा है। दोस्तों अगला जो अपना पार्ट है उसमें अपन जो अगला जो क्रियात्मक समूह COOH समूह के बारे SO3H के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।